प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे, एसएससी, सचिवालय सहायक, दरोगा इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन हम एक एक करके दिखाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे हम। पहला क्वेश्चन कि एक वस्तु विरामावस्था से 0.2 सेकेंड में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलना आरंभ करती है तो 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, यही क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्या कि विरामावस्था करने का मतलब कि u बराबर 0 और a हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी s ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि s बराबर होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u है 0 तो ये हो जाएगा 0, तब बच गया हाफ। a का मान दिया हुआ है 0.2 और t है 15 सेकेंड, तो 15 का स्क्वायर है 15 15 225, 225 कट जाएगा 0.1, यानी एक अंक के बाद दशमलव, यानी 22.5 मीटर हो जाएगा। दूरी है, इसका मात्रक मीटर होगा, तो 22.5 मीटर करने का मतलब आंसर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, इसका 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें जोड़ेंगे उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा छूट गया है क्वेश्चन। उल्टा प्रतिबिंब बनता है तब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यानी प्रतिबिंब का क्या निकालना है, दूरी। तो आप जानते हैं कि दर्पण के लिए m बराबर -v/u होगा। 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब, यहां पर लिखाएगा उल्टा, तो m बराबर क्या, -3 बराबर -v और u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस कहने का मतलब प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा। अच्छा, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ए नंबर। तो 2 का हो गया ए। अब अगला क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो निकालना है हमको आर, यानी प्रतिरोध। देखिए क्या दिया हुआ है, तो भी दिया हुआ है, भी बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट, भी 220 वोल्ट और 100 वाट, यानी P बराबर 100 वाट। निकालना है R। तब जानते हैं कि R इजकल टू V स्क्वायर बटे P। चलिए, V 220 वोल्ट गुने 220 बाई P 100 वाट, ये हो जाएगा 484 ओम, 484 ओम, यानी सी नंबर चॉइस। 3 का हो गया सी। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसके शक्ति का मान क्या होगा। शक्ति यानी P, शक्ति यानी P बराबर होता है W/T। P बराबर W/T। P बराबर W, W मैंने कार्य, मैंने शक्ति बराबर कार्य बटे समय।
तो W इजकल टू mgh बाई टी, तो मास दिया है 50 kg और गुना जी का मान 10 रखते हैं, 9, ऐसे जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और h मतलब ऊंचाई, देखिए 45 सीढ़ी है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 45 गुने 15, इस सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे, 100 कर देंगे नीचे, और टाइम दिया हुआ है 9 सेकेंड, 9, तो mgh बाई टी हो गया, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो काटिए, 9 पचे 45, 5 पचे 25 में 15 से गुना करेंगे तो 375 वाट हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए होगा, 4 का ए। अगला क्वेश्चन कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 125 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा? 1 मिनट में कर रहा है, अब हर्ट्ज कितना, 125 हर्ट्ज, इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में ध्वनि स्रोत 125 बार कंपन किया 1 सेकेंड में, तो 60 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में कितना, तो यहां लिखेंगे कि चूंकि ये 1 सेकेंड में 125 बार कंपन करता है, इसलिए 60 सेकेंड में 125 गुने 60 बराबर हो जाएगा 625 जीरो, और 6 दूनी 12, 3 15, 5 6 1 7 1 जीरो, यानी 7500 बार कंपन करेगा, तो आंसर हो जाएगा डी, 7500 बार कंपन। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे, मान कि यहां से कोई वस्तु को हम गिरा रहे हैं, तो वस्तु की ऊंचाई h है, तो ये हो जाएगा mgh, जो स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। और वस्तु को जब गिरा रहे हैं तो उसमें वेग होगा, वेग होगा यानी कि हाफ mv² गतिज ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों इसमें होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, दोनों कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा दोनों। 6 का हो गया सी, कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी जी बराबर होता है 0। देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछता है, पहला कि ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम, विषुवत रेखा पर हो गया। पृथ्वी से जितना ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जी का मान घटता है, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर तथा पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर दोनों स्थिति में जी का मान घटता है, दोनों स्थिति में जी क्या होगा? घटेगा। तो इस तरह से जी संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा, यानी 7 का बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है, आंख में वही काम कौन करेगा? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, कोराइड। पहले ये जान लें हम लोग कि कैमरे में डायफ्राम का काम क्या है। तो प्रकाश को नियंत्रित करना। जिस प्रकार से कैमरे में डायफ्राम प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से आंख में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? आइरिस। आंसर हो जाएगा आइरिस। अब देखिए, आंख में जो रेटिना है, उसी तरह से कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म। रेटिना आंख में, दो तीन क्वेश्चन रहता है इसे। रेटिना, आंख में जो रेटिना का काम है, वो फोटोग्राफिक फिल्म का काम करेगा कैमरा में। फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म। जिस प्रकार से आंख में रेटिना होता है, उसी तरह से कैमरा में फोटोग्राफिक फिल्म होगा। जिस प्रकार से आंख में कोराइड होता है, कोराइड हिंदी में भी लिखते हैं, रक्त पटल कहते हैं, रक्त पटल। जिस प्रकार से आंख में कोराइड प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देता है, उसी तरह से कैमरा में रहता है प्रकाश रोधी बॉक्स। प्रकाश रोधी बॉक्स, लाइट टाइट बॉक्स, लाइट टाइट बॉक्स होता है, जो प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देता है। इस तरह से इससे संबंधित क्वेश्चन रहता है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, यानी वोल्ट मीटर। अब देखिए आमीटर, तो आमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्टामीटर, देखिए वोल्ट मीटर वोल्टामीटर में अंतर है। वोल्टामीटर एक बर्तन है जिसमें विद्युत विच्छेदन की क्रिया कराई जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया कराई जाती है। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जो विद्युत धारा के प्रवाह को सूचित करता है, यानी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं। इसके पहचान के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? ये फिक्स रहता है, यानी बर्फ को जल में बदलने के लिए, बर्फ को जल में बदलने के लिए आपको 80 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम। एक वाष्पन की गुप्त उष्मा पूछता है कि जल जिस गर्म करते हैं खौलता है, वाष्प बदलता है, तो वाष्प में बदलने के लिए 100 डिग्री सी पर ही वाष्प बनता है। तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम, और वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना? बी नंबर हो जाएगा। अगर वाष्पन की गुप्त उष्मा पूछेगा तो 540 कैलोरी पर ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिलियन के 125 ग्राम में किसी पदार्थ का 29.2 ग्राम घुला हुआ है, तब बिलियन का सांद्रण क्या होगा? बिलियन का सांद्रण क्या होगा? तो देखिए बिलियन का सांद्रण के लिए, यानी प्रतिशत सांद्रण बराबर हो गया विलेय की मात्रा, या विलेय की मात्रा मैंने द्रव्यमान हुआ, आप बटे विलेय
की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, विलेयक की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, विलायक की और गुना हो जाएगा 100। तो किसी बिलियन के 125 ग्राम में आपका किसी पदार्थ का 29.2 ग्राम घुला हुआ है, तब बिलियन का सांद्रण क्या होगा? तो विलेयक की मात्रा दिया है 29.2 ग्राम। अब बाई विलेयक की मात्रा और विलायक की मात्रा जोड़ते हैं तो आता है बिलियन की मात्रा, और यहां बिलियन की मात्रा दिया है 125 ग्राम, 125 ग्राम। आइए हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 10, कट जाएगा ये, 2 पचे 10, 5 से 25 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 8 1, 2 दूनी 4 1 5, 25, तो 25 दूनी 50, 84, 25 तिया 75, 23.36% हो जाएगा। तो बिलियन की प्रतिशत मात्रा हो जाएगा 23.36%, यानी ए 11 का ये हो गया। अगला पदार्थ की अनुस्वारता का नियम। अनुस्वारता का मतलब होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कहिए कि पदार्थ की अनुस्वारता का नियम किसने दिया, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो लैवोइजे ने। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जिसको अनुस्वारता का नियम कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ नष्ट नहीं होता है, बल्कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही अभिक्रिया करने के बाद अर्थात उत्पाद का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लैवोइजे ने दिया। प्राउस्ट, इन्होंने क्या दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया। गुणित अनुपात का नियम गुणित अनुपात का नियम गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया। डाल्टन। और नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया। नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया। तो इस तरह से इसका आंसर आप क्या देखेंगे? अनुस्वारता का नियम किसने दिया? लैवोइजे ने। अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। पहला है क्षार धातु, दूसरा संक्रमण तत्व, तीसरा क्षारीय मृदा धातु, चौथा हैलोजन। तो आवर्त सारणी के वर्ग 1, आवर्त सारणी में फर्स्ट ग्रुप का तत्व, ए ग्रुप का तत्व, या फर्स्ट ए भी लिखते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप कहिए चाहे पहला वर्ग कहिए। तो फर्स्ट ए ग्रुप तत्व में आता है लिथियम, लिथियम, Li, सोडियम, Na, पोटासियम, के, रुबिडियम, Rb,
सीजियम, CS, फ्रांसियम, FR। ये क्षार धातु कहलाते हैं, ये कहलाएंगे क्षार धातु। और क्षार धातु को किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है, जो कि बहुत ही एक्टिव होता है, सक्रिय ज्यादा होता है, इसलिए इसे किरासन तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम पोटासियम ऐसा धातु है जो मुलायम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संक्रमण तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व। क्षारीय मृदा धातु सेकेंड ए ग्रुप वाले तत्व को कहते हैं, और सेकेंड ए ग्रुप वाले तत्व होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। ये हो जाएंगे क्षारीय मृदा धातु जो सेकेंड ए ग्रुप का तत्व है। हाइड्रोजन 7A ग्रुप के तत्व को कहते हैं। यह आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 17वां ग्रुप, तो 17वां ग्रुप कहिए या 7A ग्रुप कहिए, एक ही है। और इसमें आता है हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये कहलाएगा हैलोजन। हैलोजन का अर्थ होता है लवण उत्पादक। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, बढ़ता है, अब परिवर्तित होता है, कोई नहीं। तो आवर्त में चलना है बाएं से दाएं। अब बाएं से दाएं जब जाएंगे तो परमाणु का आकार छोटा होते जाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का होता है 2 8 1 यानी 11, मैग्नीशियम 12 2 8 2, एल्युमिनियम 13 2 8 3 2 8 3, सिलिकॉन 14 2 8 4, फास्फोरस 15 2 8 5, सल्फर 16 2 8 6, क्लोरीन 17 2 8 7, आर्गन 18 2 8 8। इस तरह से जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ते जाएगा। परमाणु संख्या बढ़ने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ते गया। अब प्रोटॉन जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? परमाणु का आकार घटता है अर्थात छोटा होता है। आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखते हैं एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए पहले जान लें हम लोग कि एल्केन का, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्कीन, एल्कीन का है CnH2n। एल्काइन, एल्काइन का CnH2n और -2। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो तीनों का सूत्र पूछते रहता है। तो अल्काइन के लिए कौन सा हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा का मतलब हुआ तो वैसी ऊर्जा जो शीघ्र नष्ट नहीं हो, बल्कि कई हजारों वर्ष लाखों वर्ष चलते रहे, तो वह ऊर्जा होता है गैर परंपरागत। और परंपरागत ऊर्जा का मतलब कि जिसका साधन सीमित है, वो कुछ समय में वो नष्ट हो जाएगा, वो कहलाता है परंपरागत। कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसका भंडार सीमित है,
ये नष्ट होने वाले हैं। लेकिन पवन ऊर्जा बहुत दिनों तक चलने वाला ऊर्जा है, इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये शीघ्र नष्ट होने वाला ऊर्जा नहीं है। और जो शीघ्र नष्ट होने वाला ऊर्जा नहीं है उसको कहा जाता है गैर परंपरागत स्रोत। और जो शीघ्र नष्ट होने वाला है, शीघ्र नष्ट होने वाला है, तो ये हो जाएगा परंपरागत स्रोत। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये क्या हो जाएगा? परंपरागत स्रोत हो जाएगा ऊर्जा का। तो आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि अदरक किस प्रकार का तना है? जड़ तना से क्वेश्चन पूछते रहता है। तो अदरक किस प्रकार का तना है? देखिए, तना का रूपांतरण प्रकंद है, जिसको आप राइजोम लिखते हैं इंग्लिश में, राइजोम। हिंदियों में कहीं कहीं राइजोम लिखा हुआ रहेगा, राइजोम। इसमें आता है हल्दी अदरक, इसमें आता है हल्दी अदरक प्रकंद में। दूसरा है कंद, कंद को ट्यूबर लिखते हैं, इसमें आता है आलू। बार बार पूछते रहता है। तीसरा है घनकंद, घनकंद। घनकंद को कॉर्म लिखते हैं, CORM, कॉर्म। इसमें आता है ओल, ओल अरबी, जिसको अरवी भी कहते हैं, इत्यादि कर दिया। और इसके बाद सल्ककंद, सल्ककंद, इसको बल्ब लिखते हैं। इसमें आता है प्याज, लहसुन, सल्कन का प्याज, लहसुन, ये इंपॉर्टेंट है। राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब है, ये भूमिगत तना का रूपांतरण है। तो अदरक किस में आ जाएगा? प्रकंद में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि पुष्प में मादा भाग को क्या कहते हैं? पुष्प में मादा भाग को क्या कहते हैं? चलिए, पुष्प में मादा भाग को पुष्प में मादा भाग को जायांग कहते हैं। जायांग यानी गाइनेसियम। और नर भाग, पुष्प में नर भाग को पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहते हैं। ये दोनों पूछते रहता है कि मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जायांग, और नर भाग को पुमंग कहते हैं। जायांग का यूनिट होता है कार्पेल, यानी स्त्री केसर। अगर पूछा जाए कि जायांग का यूनिट क्या है, तो जायांग का यूनिट कार्पेल, स्त्री केसर। पुमंग का यूनिट, पुमंग का यूनिट पुंकेसर, जिसको स्टेमन लिखते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर 18 का है, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन बड़े आकार के फूलों एवं फलों के उत्पादन में सहायक होता है?
एक बड़े आकार के फूलों एवं फलों के उत्पादन में जो सहायक हार्मोन है उसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हो गया, आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। एक और इसका काम है कि ये बीजों के अंकुरण में भी सहायक होता है। जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण में सहायक, अंकुरण में सहायक होता है, बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। ऑक्जिन पौधे के वृद्धि में सहायक, खरपतवार को नियंत्रित करता है। ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अनिषेक फल के उत्पादन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन यह पौधे में कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पार्श्व कलिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आरएनए के संश्लेषण में भी सहायक होता है। कौन? साइटोकाइनिन। इस तरह से फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस फूलों को खिलने में मदद करता है, भी हार्मोन है पौधा में। इस तरह से हार्मोन का कार्य पूछ देता है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि है? देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, बहिस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत, लीवर। द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय। द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि मैंने कि लीवर के बाद दूसरा स्थान अग्न्याशय का होगा आकार में। द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय, जो पैंक्रियाज कहते हैं, अग्न्याशय, पैंक्रियाज। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी अगर ग्रंथि रहेगा तो थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि ये हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड। इस तरह से। अच्छा, सबसे छोटी अगर ग्रंथि कहेगा अंतःस्रावी में है, सबसे छोटी ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि में है। अंतःस्रावी ग्रंथि यह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कौन सा आ जाएगा? तो अग्न्याशय। द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय। इस तरह से अभी 20 क्वेश्चन का हम लोग सेट देख रहे थे, और फिर हम अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।